सो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज विश्वास सीरीज का हम पार्ट 13 डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और इस बार आपका सपना साकार करना है, इसलिए हम रात दिन लगे हुए हैं आपके साथ। आप भी शिद्दत से हमारे साथ मेहनत में अपनी लगे रहिए, मेहनत में कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। फ्री नोट्स हमारे अवेलेबल होंगे आपको टेलीग्राम पर आपके नोट्स तुरंत मिल जाते हैं। जैसी वीडियो आती है आप नेक्स्ट डे या उसी दिन आप देख सकते हैं। आपको नोट्स विद थंबनेल के साथ आपको हमारे टेलीग्राम हक आपका पर मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इज डन बाय, विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो विकेंद्रीकरण कहाँ किया जाता है? देखिए विकेंद्रीकरण होता क्या है? विकेंद्रीकरण होता है अपने अधिकारों को, जो अधिकार होते हैं, अपने अधिकारों का सौंपना या अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण करना कैसे? जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब क्या है, अब अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, अब ये नहीं है कि अधिकार उसी को है डिसीजन डिसीजन लेने का। अब वो दूसरों को भी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेही, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी देता है। तो कार्य का और डिसीजन लेने का जो अधिकार अपने नीचे के स्तर को भी सौंपना आपका विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण पूछा है कि विकेंद्रीकरण कहाँ किया जाता है? उच्चतम प्रबंध के द्वारा किया जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, हाईएस्ट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वहां किया जाता है। या मिडल लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है, या लोवेस्ट मैनेजमेंट में। लोवेस्ट तो कुछ नहीं होता खैर। तो ये किया जाता है, आपका सही आंसर होगा इसका ए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उच्चतम प्रबंधन होता है, वहां पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण करा जाता है। अधिकारों का केंद्रीकरण कहो या विकेंद्रीकरण करो, विकेंद्रीकरण कहो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? पता होगा बिल्कुल। देखिए जो नॉन एनपीओ होते हैं, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जिसका निर्माण, जिसका जिसका निर्माण किसके लिए नहीं हुआ है? जिसका निर्माण प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल, चर्च, अस्पताल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है आपके? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपने यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हैं, पैसे का आना और पैसे का जाना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे होता है कुछ जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉफिट तो फाइंड करना नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट इनके यहाँ होता ही नहीं है, प्रॉफिट के लिए बने नहीं है। प्रॉफिट तो होगा लेकिन उसको प्रॉफिट ना कहकर सरप्लस कहते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके बाद अपनी ये बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, देखिए इनकम इस साइड लिखे जाते हैं, इनकम्स जितने भी इनकम्स होती हैं, और इस साइड लिखे जाते हैं डेबिट में, मतलब एक्सपेंडिचर इधर लिखे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर क्रेडिट शेष आ रहा है, क्रेडिट शेष का मतलब है कि जो आपकी इनकम है, इनका ज्यादा बैलेंस होगा, और कम कौन सा होगा? एक्सपेंडिचर कम होंगे। ऐसे मान सकते हैं इधर तो है 100, 100,000, 100 करोड़, और इधर है आपका 80। ऐसे मान सकते हैं इस तरह का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट शेष ज्यादा आ रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कैश रिसीट ओवर द पेमेंट। देखिए कैश रिसीट और पेमेंट की बात यहाँ नहीं होती, क्योंकि ये क्या है आपका ये है आपका
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट नहीं होता, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, के इनकम का आधिक्य, इन इसका सरप्लस, एक्सेस मतलब सरप्लस, सरप्लस है किसका, इनकम का किस पर, एक्सपेंडिचर पर, मतलब इनकम सर, इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। बात सही कह रहा है, ये पॉइंट की बात है, ये तो बात सही है। इसको मान लेते हैं अपना आंसर, आगे चलते हैं, कोई और तो आंसर नहीं है। एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, खर्चों का आधिक्य है किस पर, इनकम पर। ऐसा तो है नहीं कि खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस ऑफ कैश पेमेंट। देखिए कैश पेमेंट और कैश रिसीट की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। अब सुन लीजिए, अगर आपका क्रेडिट सेस ज्यादा आता है, मतलब इनकम साइड ज्यादा आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ये प्रॉफिट ना कहकर क्या कहते हैं, सरप्लस। तो सरप्लस आता है, और इस सरप्लस को क्या बोलते हैं, आधिक्य होता है। सरप्लस है किस पर, एक्सपेंडिचर पर। सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो ये आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अधिकार शुल्क खाते में, रॉयल्टी अकाउंट की बात हो रही है, अंडर रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए हड़ताल हो जाती है, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए यदि स्ट्राइक हो जाती है, तो क्या होता है, जो अधिकार शुल्क है वो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। अधिकार शुल्क, लॉयल्टी जो है वो उसको कम कर दिया जाता है, या शॉर्ट वर्किंग इज रिड्यूस, या लघु कार्य अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, या मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, या ये सभी कम हो जाते हैं, नहीं। देखिए न्यूनतम किराया क्या होता है, न्यूनतम किराया होता है अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, अगर आपका प्रोडक्शन अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, यदि आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उस दशा में भी जो एसेट को किराए पर लेता है, जिसको पट्टेदार भी कहते हैं हिंदी में, उसको फिर भी कुछ किराया देना होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम किराया। तो उस न्यूनतम किराए को आनुपातिक रूप में कम कर दिया जाता है, ठीक है, किस रूप में, आनुपातिक रूप में उसको कम दिया जाता है। तो ये बात सही है, आंसर इसका सी ठीक है। याद रखना, अंडर रॉयल्टी अकाउंट मतलब अधिकार शुल्क खातों में अगर कुछ समय के लिए हड़ताल हो जाती है, तो जो न्यूनतम किराया होगा, मतलब मिनिमम रेंट जो होगा, उसको आनुपातिक रूप से मतलब प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाता है। ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which which of the following items should be posted इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले इस अकाउंट की बात हुई थी, कौन बनाता है, नो, एनपीओ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी पोस्टेड, कौन से आइटम पोस्टेड होंगे, कहां पर पोस्टेड होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखते हैं कौन से आइटम्स की बात करा, कह रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनको बेचने से जो इनकम हुई है, क्या आप उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। क्या लॉस ऑफ, ये तो नहीं कह रहा कौन सी साइड में, बस कह रहा कहाँ दिखाना है, लॉस ऑन सेल ऑफ सम एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेची है और उस पर आपको लॉस हो गया, तो इस लॉस को क्या आप दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। कह रहे पेमेंट ऑफ द होनोरियम, जो मानदेय का भुगतान है, होनोरियम का भुगतान पेमेंट, उसको दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो उपयुक्त जो सभी हैं, ये आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कितनी बार पूछा भी जा चुका है, और आपने, मैं भी शायद इसको दूसरी और तीसरी बार अपनी वीडियो में शामिल कर रहा हूं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दें। कह क्या रहा है इसमें, जो शेयर प्रीमियम होता है, जो शेयर प्रीमियम है, रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू किए हैं और शेयर इशू पर आपको प्रीमियम मिला है। इसका मीन्स ये है कि आपका जो 100 रुपए वाला शेयर था, आपने उसको
फेस वैल्यू तो होगी 100 रुपए, इससे ज्यादा में इशू किए हैं तो हो सकता है आपने ये 110 में इशू किए हो, 10 रुपए ज्यादा में इशू किए हो, तो ये जो 10 रुपए आप ज्यादा है इनको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। इनको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, या इसको एसपीआर भी कह देते हैं। एसपी, अब तो एसपी भी बोलते हैं, एसपीआर भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये जो प्रीमियम आया है आपके पास 10 रुपीज का, तो इसको कह रहे हैं कि इसका आप उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आप कहाँ उपयोग करेंगे, कहाँ इसका यूज करेंगे? क्या आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में पेमेंट कर देंगे? देखिए, इसको आप प्रॉफिट नहीं समझेंगे और प्रॉफिट के रूप में इसको नहीं बांटेंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बोनस शेयर कौन से होते हैं? जो अपने एम्प्लॉय को ही, अपने एम्प्लॉय के काम से खुश होकर उनको शेयर दिए जाते हैं, या तो वो कम पैसे में दिए जाते हैं या वो फ्री में दिए जाते हैं। तो क्या इनको इशू कर सकते हैं? बिल्कुल सही, इनको इशू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इशू हो सकते हैं। आंसर भी इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं। क्या रिम्यूरेशन दे सकते हैं? क्या रिम्यूरेशन दे सकते हैं टू मैनेजर, मैनेजर का जो आप प्रबंधकों का जो पारिश्रमिक है, क्या उसको दे सकते हैं उनकी सैलरी? नहीं, उनको सैलरी इसमें से नहीं दे सकते, ये गलत है। एनी ऑफ द बिजनेस पर्पज, या किसी और उद्देश्य से? नहीं, उद्देश्य से नहीं, ऐसे नहीं। इसका स्पेसिफिक है, कहाँ इसका यूज किया जाता है वो बताया जाता है कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिडक्शन रिजर्व, आर आर। ठीक है, शॉर्ट में इसको CRR भी कहते हैं। अकाउंट इज अवेलेबल, अवेलेबल रिडेप्शन ऑफ द, रिडेप्शन ऑफ द रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। देखिए, इसका आप कहाँ यूज कर सकते हैं? सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिडक्शन रिजर्व का आप यूज कहाँ कर सकते हैं, ये इसको आपसे पूछ रहा है। आप कहाँ कर सकते हैं? देखिए, रिडेप्शन कर सकते हैं, रिडेप्शन ऑफ रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रीफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको आप बता देते हैं कि आपको हम इतने दिन में आपका पैसा वापस दे देंगे और आपसे अपने शेयर वापस ले लेंगे। वो होते हैं रिडीम्बल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडेप्शन, रिडेप्शन होता है उनको वापस करना। तो क्या उनके वापस करने में यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और आंसर पढ़ लेते हैं। रिडेप्शन ऑफ द रिडेम्बल डिवेंचर, क्या डिवेंचर को रिडेम्बल करने में भी यूज कर सकते हो इसका? ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसका अगर आप नाम भी देखें तो ये क्या है? कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है आपकी? शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर तो अलग होता है, ये तो आपका एक तरह से ऋण होता है, ये लोन होता है। तो इसको, इसके शोधन में, इसके जो रिडक्शन में इसका यूज नहीं कर सकते CRR का। या कह रहा है कि अंश पूंजी के पुनर्गठन में कर सकते हैं? नहीं, पूंजी यहां से प्राप्त नहीं की जा सकती। या बोनस शेयर के निर्गमन में कर सकते हैं? नहीं, केवल ऑप्शन क्या होगा सही? ए ही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें, अलाहाबाद लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले मूल्य के 50 अंशों को जब्त किया। 50 अंशों को जब्त किया, जब्त मतलब वापस छीन लिए अपने। कितने शेयर वापस छीन लिए हैं? 50। 50 शेयर वापस छीन लिए हैं कंपनी ने। एक शेयर कितने का है? ऑफ 10 एच, एक शेयर है 10 रुपए का। इन पर 6 रुपए प्रति अंश भुगतान प्राप्त हो चुका है। देखो भाई, इन पे जो रिसीव हो गए हैं 6 रुपए तो मिल गए। 6 रुपए क्या हो गए? रिसीव्ड। 6 रुपए तो मिल चुके हैं इन पर। 10 रुपए का शेयर था, 6 मिल गए हैं। चलो आगे देखते हैं। 6 रुपए का भुगतान प्राप्त हो चुका है। इनमें से 10 अंश को पुनः निर्गमित किया गया, मतलब दोबारा से रीइश्यू कर दिए ये शेयर, लेकिन टोटल नहीं। इसमें से ये जो 50 शेयर आपने छीने थे किसी से, क्यों छीने थे? क्योंकि उस पर पैसे नहीं दिए गए। तो उसने जो आपको, आपने इसके दो जगह बनाए, 10 यहाँ, 40 यहाँ। तो आपने ये जो 10 शेयर थे इनको क्या कर दिया? दोबारा से इशू कर दिया, लेकिन ये अभी आपके पास ही पड़े हुए हैं। आपने ये दोबारा से भेज दिए 10 केवल इसमें से। अंश को निर्गमित कर दिया और पूर्वदत्त भुगतान में प्रति अंश 6 रुपए 50 पैसे प्राप्त किए। और ये कितने में गया है? एक एक शेयर गया 6 रुपए 50 पैसे में।
आपको देखो ये तो पता है कितने का शेयर था, 10 का। 10 में से आपने 6 रुपए तो पहले ले लिए इन पर, ठीक है, 6 रुपए तो पहले मिल गए। कितने और आने चाहिए, 4। लेकिन आपने इनको 4 में तो बेचा नहीं, आपने 6.5 रुपए में बेचा। आपने तो और प्रीमियम में बेच दिया, आपने तो और प्रीमियम में बेच दिया। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आगे चलते हैं। कह रहे पूंजी संचय खाते में जाने वाली राशि होगी जो आप बाद में पहुंचाएंगे, जो कैपिटल रिजर्व होगा उसमें ट्रांसफर करेंगे पैसा, वो क्या होगा। देखिए आप, मैं बताता चलूं, वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं। देखिए जब आप, जो पैसा शेयर पर मिल चुका है और आगे का वो दे नहीं पा रहे, कॉल एरियर्स है। एरियर्स मतलब जो पैसा नहीं आ रहा, जैसे यहाँ 6 रुपए आए थे, बाकी 4 रुपए नहीं आए, तो ये 4 रुपए क्या थे, कॉल इन एरियर्स। तो जो आ चुके पैसे, आप इनको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रख देते हो, ठीक है। आपने जब छीना तो सीधा कहाँ पैसा रख दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। लेकिन ये पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में तब तक रहेगा जब तक ये शेयर दोबारा से री इशू नहीं होते हैं। अगर इन शेयर को आप मार्केट में बेच देते हो, तो उसके बाद जो पैसा यहाँ पर रखा गया है उसको आप कहाँ पहुंचा दोगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब आप ये देख लोगे, ऐसा तो नहीं है आपके शेयर कम में जा रहे हैं। अगर शेयर दोबारा से कम में बिक रहे हैं, तो आप यहां से पैसा लेकर चले जाएंगे शेयर फॉरफिटेड में। आप सुनो, मैं बताता हूं यहां पर। देखिए शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा रखा हुआ है। आपके शेयर कितने आए, 10। शेयर कितने आए, 40, मतलब टोटल 50 शेयर आपने वापस छीन लिए। पैसा कितना आया इन पर, एक शेयर पर 6 रुपए आ चुके। तो आप 10 शेयर पर देखिए कितने रुपए आ चुके, 10 शेयर पर। भाई एक शेयर पर 6 आए, तो 10 पे कितने आएंगे, 60 रुपए आपको मिल चुके। और इधर 40 पर कितने आ गए, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 240 रुपए यहाँ पर आ गए। टोटल पैसा शेयर फॉरफिटेड में कितना है, 60 रुपए तो हैं 10 शेयर के, और फॉरफिटेड अकाउंट में 240 रुपए हैं जो बाकी के छीने 40 शेयर। तो ये पैसा शेयर फॉरफिटेड में पहुंचा दिया आपने। अब आपने क्या काम किया, देखो ये वाले शेयर 10 शेयर ये तो आपने रीइश्यू कर दिए। तो आपने जब रीइश्यू किए, तो आपको 6 तो इन पे पहले ही मिल चुके थे, 4 और मिलने थे। तो आपको क्या 4 मिले नहीं, अरे 4 छोड़ो, आपको तो 6.5 मिल गए। तो ये जो 4 रुपए हैं इनका क्या करोगे आप, मतलब 4 का मतलब 10 शेयर पर, 10 शेयर पर जो आपने ये छीने हैं 6-6 रुपए, इनका क्या करोगे, 60 रुपए रखे हुए हैं यहाँ। कहाँ रखे हुए हैं, 10 शेयर के नाम के। कौन से हैं ये, जब आप 10 शेयर छीन कर लाए, भाई आप 50 शेयर छीन के लाए, आपने उनको दो जगह बांट दिया, 10 शेयर इधर लिख दिए, 40 इधर लिख दिए। तो 40 पे कितने पैसे छीन कर लाए, 240। 10 पर कितने पैसे छीन कर लाए, 60 रुपए। तो आपने अब दोबारा से इन 10 शेयर को रीइश्यू कर दिया, कितने में रीइश्यू किया, 6.5 रुपए में। आपको तो और फालतू में कर दिया, करना था 4 में, आपने तो ज्यादा में कर दिया, तो इन पैसों की तो जरूरत नहीं हुई। नहीं हुई, तो ये जो 60 रुपए हैं आपके, ये जो 60 रुपए हैं, इनको आप कहाँ पहुंचा दोगे, उनको पहुंचा दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये भी तो जाएंगे 240 रुपए, नहीं, ये 240 रुपए नहीं जाएंगे, ये आपको याद रखना है। 240 रुपए बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इनको आप री इशू नहीं करोगे, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकते कैपिटल रिजर्व में। जिस दिन ट्रांसफर कर दोगे, या तो इन पैसे की आपको जरूरत होगी, नहीं पड़ी तो आप इन पैसों को भी कैपिटल रिजर्व में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कौन से पैसे पहुंचेंगे, केवल 10 शेयर पर जो छीन कर आए हैं। कितने छीन कर आए हैं, एक शेयर पर 6 रुपए, 10 शेयर पर 60 रुपए। इनका कोई यूज हुआ नहीं दोबारा इशू करने में, तो ये 60 रुपए कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल, सॉरी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 60 रुपए, पहला ऑप्शन। ये 60 है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पर, 65 नहीं। ये क्या है आपका, ये यहाँ पर ऑप्शन 60 है। तो आप इसको ऑप्शन को सही लिख लें। ये सही ऑप्शन क्या है, ये आपका 60 है, ठीक है। तो ऑप्शन ले लेते हैं, 60 रुपीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 60 रुपए आपके कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया जरूर होगा, ना आया हो तो एक बार इसको दोबारा देखना, कमेंट में लिखना क्वेश्चन कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखिए यहाँ जो बात होगी अब होगी अंडर राइटर की। अंडर राइटर कौन होता है? ठीक है, अंडर राइटर इज अ पर्सन। अंडर राइटर जो होता है या अभिगोपक कह दो उसको हिंदी में, वह व्यक्ति होता है जो बीमा पॉलिसी की व्यवस्था कराता है, अरेंज द इंश्योरेंस पॉलिसी, या अरेंज एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट या निर्यात तथा आयात का प्रबंध करता है, या प्रोमिस टू बाय शेयर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जनता द्वारा न क्रय क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, या सेल ऑफ द गुड्स ऑन कमीशन या कमीशन पर गुड्स बेचता है। देखिए ये कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो कंपनी को गारंटी देता है कि देखिए आपके शेयर हम इशू कराएंगे, आपके शेयर हम इशू कराएंगे और पब्लिक से सब्सक्राइब भी कराएंगे, पब्लिक से सब्सक्राइब भी कराएंगे। और यदि आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं होते तो आप ये मानकर चलें कि आपके शेयर सब हम खरीदेंगे, 600 हो या 1000 शेयर हो, उनको हम खरीदेंगे। और इसके बदले में वो क्या लेता है? वो अंडर राइटिंग कमीशन लेता है। ठीक है, अंडरराइटर कमीशन लेता है, वो इस चीज के बदले में कमीशन लेता है इस सर्विस के बारे में। तो क्या वादा करता है? ये वादा करता है कि अगर जनता ने आपके शेयर क्रय नहीं किए तो आपके शेयर हम खरीदेंगे। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो वादा करता है कि अगर जनता आपके शेयर नहीं लेती है तो आपके शेयर हम खरीदेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी क्रय कर सकती है, क्या खरीद सकती है कंपनी अपने, कह रहा है स्वयं स्वयं के, क्या स्वयं के, स्वयं के क्या, इक्विटी शेयर, क्या अपने ही इक्विटी शेयर खरीद सकती है कंपनी, या अपने ही प्रीफरेंस शेयर वापस खरीद सकती है, या अपने डिबेंचर वापस खरीद सकती है? तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, अपने ही डिबेंचर वापस खरीद सकती है कंपनी। कंपनी अपने डिबेंचर वापस खरीद सकती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाय बैक इट्स डिबेंचर, बाय बैक इट्स डिबेंचर। ठीक है, ये शायद आप ये जो था आपका 12th में चैप्टर हुआ करता था। अब तो सीबीएसई इसमें पूछता नहीं है, इसको पूछता नहीं है अब कि दोबारा से खरीदना, लेकिन थ्योरी में पूछ लेता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपने ही डिबेंचर को कंपनी वापस भी खरीद सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें प्रीमियम, अंश प्रीमियम रिसीव्ड, जो आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है और कहाँ, शेयर इशू करने पर, तो उसको आप कहाँ शो करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं उसको? ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, या एसेट साइड पर दिखाते हैं बैलेंस शीट की, या क्रेडिट साइड दिखाते हैं पी एंड एल अकाउंट की, या डेबिट साइड दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसको जो शो किया जाता है, इसको दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। छोटी सी बात थी, कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। कह रहे द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर एप्लीकेशन व्हेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज क्रेडिट टू। देखिए आपने, आपका शेयर 100 रुपए वाला शेयर था, आपने कहा कि इसका पैसा मैं पब्लिक से एक साथ नहीं लूंगा, एप्लीकेशन भी लूंगा, एप्लीकेशन पर 10 रुपए, फिर शेयर अलॉट करेगी कंपनी, तो कह रही अलॉटमेंट पर भी आपको 20 रुपीज लेकर आने हैं, और फिर फर्स्ट कॉल पर लेकर आने हैं आपको 30 रुपीज, और आपके सेकंड कॉल पर लेके आने आपको 40 रुपीज। इस तरह से आपके पूरे 100 रुपीज आएंगे। अब जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन आती है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आया आप दिखा देते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आ रहा है। अब किसी ने क्या काम किया, जिसके पास ये एक शेयर था, उसने अलॉटमेंट के भी पैसे एप्लीकेशन पर ही भिजवा दिए, मतलब एडवांस में भिजवा दिए अलॉटमेंट के। तो उसने पैसे भेजे कितने, 30 रुपए।
₹30 भेज दिए, आपने ये एंट्री कर दी। अब आप इसकी फिर एडजस्ट की एंट्री करते हैं, तो इसकी एडजस्ट की एंट्री क्या करते हैं आप? फिर इसकी एडजस्टमेंट की या ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹30, सॉरी, हाँ ₹30 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में पहुंचाते हैं आप कितने? ₹10। और टू यहां पर दिखाएंगे आप शेयर अलॉटमेंट। मतलब ये आप क्यों दिखा रहे हैं क्रेडिट में? क्योंकि ये एडवांस कॉल आ गई, और एडवांस आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी होती है, इसलिए यहां दिखाएंगे इसको क्रेडिट में ₹20, डेबिट में 30, और यहाँ पर 10 और 20। ये एंट्री कर दी। आपसे ये भी एंट्री नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा। ये पैसा आने पर है, ये उसको ट्रांसफर करने पर है, लेकिन ये कह रहा है जब आप शेयर अलॉट करते हो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप व्हेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट एंट्री करते हो, तो अब इसकी अलॉटमेंट एंट्री क्या करेंगे? देखिए, आप अलॉटमेंट को एडजस्ट कह लें या ड्यू कह लें, तो आप जब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे आप? आप रुपया मांगेंगे यहाँ पर 30। ठीक है, 30 नहीं, अलॉटमेंट का ₹20 मांगेंगे, या ₹20। ठीक है, क्योंकि 20 है। और यहाँ पर इसी को आप, अगर आप यहाँ शेयर अलॉटमेंट ना लिखकर इसको आप ये क्या लिख सकते हैं? कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉल इन एडवांस भी यहाँ पर लिखा जा जा सकता है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? आपने अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपने ये जो एंट्री है अब आपकी, ठीक है, ये आपने टाइम इस टाइम पर कर दी, ड्यू करने पर अब पैसा आएगा। तो क्या पैसा यहाँ आएगा? यहाँ आप पैसा नहीं आएगा। ये जो आपने शेयर अलॉटमेंट को यहाँ डेबिट किया था, तो अब इसी को क्या कर दोगे आप? इसी को ही क्रेडिट करोगे। पैसा यहाँ नहीं आना, क्योंकि पैसे आने की जगह क्या आएगा? ये जो आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा था कॉल इन एडवांस, तो इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस को तो आप करोगे डेबिट। ठीक है, कॉल इन एडवांस को आप करोगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? टू आप क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर पैसा आता तो यहाँ आप क्या लिख देते? यहाँ लिख देते आप बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है और किसका? शेयर अलॉटमेंट का। लेकिन अब पैसा नहीं आएगा, अब क्या आएगा? अब कॉल इन एडवांस, जो एडवांस में आ चुका उसको आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट को क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जब आपने एडवांस में पैसा लिया तो एंट्री ये कर दी, लेकिन जब आप अलॉटमेंट करोगे, शेयर दोगे, तब क्या एंट्री बनाओगे? पैसे आने पर तो तब आप ये वाली एंट्री बनाओगे। और आपसे पूछा है कि क्रेडिट क्या करोगे, तो क्रेडिट करोगे अलॉटमेंट अकाउंट को। तो सही है, आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, इसके क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको उनको समझना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन, कथन ए कह रहा है एवरी शेयर होल्डर हैज टू राइट टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी हुज शेयर ही हैज परचेज्ड। देखिए, जो प्रत्येक अंशधारी को अधिकार होता है कि जिस कंपनी के उसने शेयर खरीदे हैं, उस कंपनी से वो एक अंश प्रमाण पत्र भी प्राप्त करे। ठीक है, होता है क्या? बात सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा, होता है अधिकार उसको कि जब उसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी का उसको सर्टिफिकेट भी तो चाहिए। सही बात है, उसको अधिकार है, वो ले सकता है। दूसरा, अब इसका रीजन, अब कारण बताएगा। कह रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट इज द कंक्लूजन कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू शेयर विच आर रिटन इन हिज नेम इन द सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि जो अंश प्रमाण पत्र होता है, उन से अंशों के लिए जो कि अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी का नाम दर्ज करता है, अंशधारी के स्वामित्व का निश्चयात्मक प्रमाण होता है।
सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि देखिए अगर इस सर्टिफिकेट जो ले रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें उसका नाम होता है, जिसने अंश खरीदे हैं, जिसने अंश लिए हैं, उसका नाम होता है। तो इसलिए ये लेना जरूरी होता है। तो क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। इसका रीजन भी सही है। तो इसकी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और असर्शन के बारे में सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, अब देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन सही क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन सही देखते हैं। कह रहा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, सही बात है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये सही आंसर होगा। यहां पर कह रहे हैं कि आर सही व्याख्या नहीं करता, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एक ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी नहीं है। ए गलत है, आर सही है, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा इसका ए। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। कौन सी वीडियो में है? मैंने आपको वीडियो अभी कल ही पीछे ही अपलोड हुई थी, जिसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो ये मैंने उसमें कराए थे, तब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कराने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है और कोशिश करना है कि इसका आंसर आप अपने आप दें। ठीक है, देखिए बात करते हैं। कह रहे हैं अंतिम खाता बनाते समय, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इन द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, कह रहे हैं यदि अंतिम रहतिया क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इज गिवन द ट्रायल बैलेंस, आपका स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं सो ओनली इन द ट्रायल बैलेंस शीट। तो कह रहे हैं कि अब उसको केवल आप बैलेंस शीट में ही शो करोगे। क्या ये बात सही है कि आप उसको बैलेंस शीट में ही शो करोगे? बिल्कुल बात सही है। अब आप इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, सही कहा है। आप इसको बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, सही कह रहा है। अब देखते हैं इसका आर। अब देखते हैं रीजन। रीजन क्या बताता है इसका? रीजन क्या कहेगा इसी बात को? सही बताया गया कुछ अलग। तो कह रहे हैं कि तलपट में, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में एनी आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम होते हैं, इज ट्रेटेड इज ओनली इन वन प्लेस, वो एक ही प्लेस पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, इधर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। या तो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, या ट्रेडिंग में, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझे क्या कहा इसने? इसने कहा कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाया जाता है तलपट में, वो केवल एक ही स्थान पर दिखाया जाएगा। या तो वो दिखाया जाएगा व्यापार अकाउंट में, या लाभानी खाते में, या चिट्ठे में। तो ये भी बात सही कह रहा है। भाई ये एक जगह दिखाया जाता है, तभी तो आप इसको वहां दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ भी ए ही सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। और भी ऑप्शन दिखा देता हूं, आप नीचे ऑप्शन देख लें, कोई सा भी सही नहीं होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना दिखाई दिया हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, और आप बिल्कुल ऐसे ही करें इसको जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्केड्यूल थर्ड की बात करते हैं। स्केड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट, तो 2013, कंपनी एक्ट 2013। तो स्केड्यूल सेकंड संबंधित है, किससे रिलेटेड है? स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का प्रारूप दिया हुआ है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है, पार्षद सीमा नियम, या प्रोस्पेक्टस प्रविवरण दिया हुआ है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है। तो ये जो बताया गया है स्केड्यूल थर्ड में, वो बताया गया है आपके स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा कंपनी की बैलेंस शीट, वो बताई गई है स्केड्यूल थर्ड कंपनीज एक्ट 2013। और एक कंपनीज एक्ट 1956 था, उसकी जो 6 स्केड्यूल था उसमें बताया हुआ था कि कंपनी कैसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम, अब देखिए आ गया कंपनी अधिनियम की सूची 6 संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये वैसे क्लियर करना चाहिए था, ये जो जब पूछा गया था, ये 2013 6 में पूछा गया था, तब तक 2013 नहीं आया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपका 1956
के, कंपनीज एक्ट 1956। तो ये भी यही था अभी जो मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल 6 किससे संबंधित था, बैलेंस शीट से। और जो अब कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसका कौन सा स्केड्यूल है, थर्ड। थर्ड किससे रिलेटेड है, वो भी बैलेंस शीट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज होती है, या सोर्सेज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, या रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, या कह रहा है कि इनमें से सभी। देखिए जो बैलेंस शीट होती है आपकी, वो क्या होती है, वो देखिए लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, और सोर्सेज भी होती है, इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं, और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन सभी होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, उपयुक्त सभी, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या शेयर प्रीमियम। तो इसका ऑप्शन होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या आपकी अनएक्रूड इनकम हो, ठीक है, एक्रूड इनकम हो या अनएक्रूड इनकम हो, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। ठीक है, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, तो पर्सनल अकाउंट कौन सा है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सही आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेट एंटिटी इज द डिस्टिंक्टिंग फीचर, पृथक अस्तित्व का प्रभेदक है। तो देखिए जो एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ ओनर है। ठीक है, एक तरफ ओनर है और एक तरफ बिजनेस है, तो इन ये दोनों सेपरेट होते हैं, ये इससे अलग होता है। अगर इसको अलग कर देंगे तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि किस में होता है ये, क्या सोल ट्रेड में होता है, या पार्टनरशिप फर्म में होता है, या कंपनी में होता है, या इन सभी में होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा आपका इसका कंपनी। पृथक अस्तित्व, तो पृथक अस्तित्व किस में होगा, पृथक अस्तित्व जो होता है वो कंपनी में होता है। देखिए कैसे, देखिए अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो इसका मतलब है अकेला मालिक है। अगर वो मालिक ही हट जाएगा तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अगर बात करें पार्टनरशिप की फर्म की, अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, अगर इनमें से एक मर गया, एक चला गया, तो एक अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो इसमें भी सेपरेशन नहीं है, इसमें भी सेपरेशन नहीं है। कंपनी में क्या है, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, यदि कुछ शेयर होल्डर हट भी जाते हैं तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो इसलिए जो सेपरेट एंटिटी है वो किस में आ रही है, आपके कंपनी में आ रही है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, एक जो सरकारी कंपनी होती है उसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, एक पार्लियामेंट में एक्ट, स्पेशल एक्ट पारित होता है, नहीं, स्पेशल एक्ट ऑफ बाई स्टेट होता है, या कंपनी एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 होता है, या स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का होता है। तो ये होता है कंपनीज एक्ट के द्वारा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 कह दीजिए, या कंपनीज एक्ट 2013 कह दीजिए, या और कोई सा कंपनी एक्ट पहले था, किसी की भी डेफिनेशन हो सकती है। 2001 का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर 1956 की बात हुई है, और अब के में क्या होगी, यहाँ पर 2013 लिख के देगा। तो कंपनी किसके द्वारा स्टेब्लिश की जाती है, जो कंपनी एक्ट है उसके द्वारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। सो एक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्टर्स की, और कौन सी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसका। एक तरफ ले लेते हैं हम वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी,
एक तरफ ले लेते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं पब्लिक कंपनी, ये होगी, ठीक है। कितनी कंपनियां हो गई यहाँ? 3 कंपनी होगी। LIC पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं मैक्सिमम, एक तरफ लिख लेते हैं मिनिमम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 1 पर्सन कंपनी होती है इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होगा और मैक्सिमम 15। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर होंगे मिनिमम, कम से कम, और अधिक से अधिक 15। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और अधिकतर अधिक से अधिक 15। तो मैक्सिमम सभी के लिए 15 हो सकते हैं डायरेक्टर एक कंपनी में। और अगर 1 पर्सन कंपनी है ओपीसी आपकी, तो एक डायरेक्टर होगा, और प्राइवेट कंपनी में 2 होंगे और पब्लिक कंपनी में 3 होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।